हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आप सभी का स्वागत है। शादी की चहल पहल ने घर भर को गुलजार कर रखा था। दादी तो अति उत्साहित थीं। हो भी क्यों ना, उनकी पोती जूही दुल्हन बनने जा रही थी। बेटी सुरभि भी सब परिवार आ गई थी। आते ही उसने मायके की कमान संभाल ली थी। यह क्या मीता, शादी में 2 दिन रह गए और जूही खिलने की बजाय कुमला रही है। उसे बादाम पिस्ता का दूध दे रहे हो या नहीं? मैंने तो उसकी हल्दी तेल से मालिश होते भी नहीं देखा। मीता बेचारी सफाई में मुंह खोल पाती, इससे पहले ये दादी ने बेटी को आड़े हाथों ले लिया। अब मीता बेचारी की जान को तो 100 आफत है, कहाँ कहाँ संभाले। तू भी तो पहुने की तरह 4 दिन पहले आई है। फिर यह साइंटिस्ट भतीजी, यह किसी के बस में आती है क्या? अब तू संभाले से कर ले जितना लाड़ दुलार करने हैं। जितनी सीखें देनी है सब तेरे भरोसे। दादी ने मोर्चा संभाला तो मीता ने राहत की सांस ली। दादी भी बुआ भतीजी के बीच की प्रगाढ़ता से परिचित थीं, इसलिए दोनों में गहरी छंती देख वे भी निश्चिंत हो गईं। अब पुराना जमाना तो रहा नहीं जूही, तू नए जमाने की बहू है और वह भी साइंटिस्ट, वैभव के बराबर की कमाने वाली। तुझे ससुराल में किसी से दबने की जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से रहना। वैसे भी ससुराल में तो तुझे 2-4 दिन ही रहना है, फिर तो तू वैभव के संग नोएडा चली जाएगी। पर इन 4 दिनों में ही अपना सिक्का जमा लेना, ताकि सारी जिंदगी सास ननद तुझे छेड़ने की हिम्मत ना कर सकें। कमरे में पड़ते दादी के कदम ठिठक से गए। वह दोनों को खाने के लिए बुलाने आई थीं, लेकिन यह बेटी सुरभि पोती जूही को कौन सी खुट्टी पिला रही है? क्या बात है सुरभि, क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रही है तू जूही को? मैं कहाँ उल्टी पट्टी पढ़ा रही हूँ माँ, मैं तो उसे सही और गलत में भेद करना समझा रही हूँ। यदि ससुराल में सीधी गाय बनी, सब कुछ सहती रही तो 2 पार्टों के बीच खून की तरह पिसकर रह जाएगी। जमाना कितना आगे बढ़ गया है। वो छुई मुई घूंघट में दबी ढकी गूंगी सी बहू इस आधुनिक जमाने में कहाँ फिट बैठेगी? यह सच है कि ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पर ज़माने की सोच उसी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है। हमारी प्रगति भौतिक ज़्यादा, मानसिक, आध्यात्मिक और तार्किक कम है। हमने कंप्यूटर बना लिए हैं, रोबोट बना लिए हैं, लेकिन भावनात्मक संबल के लिए इंसान को रोबोट या कंप्यूटर की गोद में सुबकते देखा है? हम कहते हैं स्त्री को लज्जा का आवरण उतार फेंकना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकती है, पर इसका मतलब घूंघट को उतार फेंकने से है, आंखों की शर्म को नहीं। चित गुणों से ही स्त्री कोमलांगी और पुरुष प्रिया बन सकती है, और सृष्टि का संतुलन भी तभी संभव है। तो क्या वह ससुराल में सबसे दब कर रहे? सुरभि तर्क वितर्क पर उतर आई। नहीं, अन्याय को सहना तो किसी भी युग में नहीं सिखाया गया है। हमेशा से ही स्त्रियां अपने हक के लिए लड़ती और आवाज़ उठाती आई हैं। अच्छा, तुम्हें याद है जब तुम कॉलेज में थी, तुम कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गोवा घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था। तुम्हारे बाबूजी ने साफ इनकार कर दिया था कि गोवा के स्वच्छंद माहौल में वे लड़कों के संग तुम्हें हरगिज नहीं भेजेंगे। तुम भी जाने के लिए जिद पर उतर आई थी। दोनों में से कोई झुकने को तैयार ही नहीं था। फिर जूही की आंखों में उत्सुकता थी, तो सुरभि नजरें चुराने का प्रयास कर रही थी। जरा सोचो तो उस वक्त मेरी क्या हालत हो रही होगी। एक मन तो कहता चिल्ला कर कहूँ कि मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों। जिसे जो करना है कर लो, तुम्हें बेटी का गला घोंटना है घोंट लो। और सुरभि, तुमने ठान ही लिया है तो दे दो बाबूजी को दूसरे हार्ट अटैक का झटका। पर मैं ऐसा न कर सकी। मैं एकांत में उन दोनों के सम्मुख गिड़गिड़ाती रही, उन्हें समझाने में जुटी रही। सुरभि को बाबूजी की इज्जत और नासाज तबीयत का वास्ता दिया, तो उसके बाबूजी को जवान खून के दुस्साहसी हो जाने का डर दिखाया। आखिर इस बात पर समझौता हुआ कि सुरभि उस टूर में नहीं जाएगी, बल्कि आने वाली छुट्टियों में हम सब परिवार गोवा जाएंगे। वैसा ही हुआ, और वहां मैंने बाप बेटी के संबंधों को जिस प्रगाढ़ता के बंधन में बंधते देखा, उसे देखकर मैं सारा रंज भूल गई। माँ को भावुक होते देख सुरभि ने स्नेह से माँ का हाथ थाम लिया। मैं इसके लिए आपकी ताउम्र आभारी रहूंगी माँ। आपने बाप बेटी के संबंधों को बिखरने से बचा लिया। पागल, माँ से आभार जता रही है? अरे पगली, मेरा परिवार भी तो बिखर रहा था, मैं कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रह सकती थी? बुआ, आप तो बड़ी जिद्दी थी। जूही ने बुआ को छेड़ा तो दादी ने फिर बात का सिरा पकड़ लिया। अरे तेरा पापा कम जिद्दी था क्या? याद है ना सुरभि, मीता से शादी की कैसे जिद ही पकड़ बैठा था। बताइए ना दादी, मम्मी पापा की लव कम अरेंज मैरिज थी, कैसे हुआ सब? अरे जूही, याद मत दिला माँ को और मुझे वो सब। तेरे पापा पर तो बस भूत सवार हो गया था मीता भाभी का। और तेरे बाबूजी? दादी ने बेटी को याद दिलाया। अरे बाप रे, उनकी तो बात ही मत पूछो। उनके वश में होता तो परेश के टुकड़े टुकड़े कर देते। वे तो मीता भाभी के घर जाकर उनके माँ बाप को भी खूब खरी खोटी सुना आए थे। भाभी को बेशर्म बेहया जाने क्या क्या कह डाला था। वे लोग भी कहाँ झुकने वाले थे। अपने इंस्पेक्टर भाई को लेकर आधमके और परेश व बाबूजी को हथकड़ियां डालने की धमकी देने लगे कि वे उनकी बेटी को बहकाकर भगा ले जा रहे थे। फिर हैरत से जूही का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। अरे, माँ ने हाथ जोड़कर बीच बचाव ना किया होता तो लाते घुसे तक चल जाते उस दिन।
फिर दोनों ही ओर से कुछ शुभचिंतक आगे बढ़े, एक दूसरे को सहमत कराने के लिए समझाने का एक लंबा दौर चला, और तब तुम्हारी माँ इस घर की बहू बनकर आई। मतलब हर जगह मेल मिलाप का काम दादी ने ही किया? जूही के स्वर में गर्व था। अरे नहीं मेरी बन्नो, केला चना भी कभी भाड़ फोड़ सकता है। तुम्हारी माँ आते ही इस घर में घुल मिल सी गई। इकलौती बहू मानकर मैंने तो उसे हाथों हाथ लिया, लेकिन तुम्हारे दादा बरसों तक उस बेचारी से बैर भाव पाले रहे। पर वही संयम और धैर्य जिसकी मैं अभी दुहाई दे रही थी, तुम्हारी माँ ने उसी का पालन किया, और आखिर पहाड़ को झुका कर ही मानी। वाह दादी, आपने तो दादा को पहाड़ के डाला। पहाड़ वाली टिप्पणी ने तीनों को अच्छा खासा मनोरंजन कर डाला। तभी उन्हें खोजते हुए मीता वहां आ पहुंची। आप तीनों यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं और वहां सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। लो, अच्छा याद दिलाया। अरे मैं इन दोनों को खाने के लिए ही तो बुलाने आई थी। इन्होंने मुझे भी बातों में बिठा लिया। मीता बेटी, इन दोनों की बातों का ना तो कोई और है और ना छोर। खाना खा लीजिए, फिर सब आराम से बैठकर बातें करेंगे। मैं भी शामिल हो जाऊंगी। आज ही तो हम सब थोड़ा फ्री हैं, कल से तो रस्में आरंभ हो जाएंगी। खाने के बाद सभी बैठक में पसर गए और सुस्ताने लगे। जूही ने ही वार्तालाप की कड़ी जोड़ी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मम्मी कभी दादा की आंखों में इतना खटकती थीं। अब तो वे उनकी आंख का तारा हैं। कभी कभी तो दादी मुझे मम्मी से ईर्ष्या होती है, कैसे वे सबकी इतनी प्रिय हैं। हर वक्त घर में उन्हीं की पुकार क्यों मची रहती है। ले सुन ले सुरभि, तेरी भाभी भी तो इतनी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, उसे क्या जरूरत थी तुम्हारी भाषा में इतना दबने की। क्योंकि ना तो वह दब रही थी और ना ही कोई अन्याय सह रही थी। वह तो भड़कती हुई ज्वाला के थोड़ा थमने का इंतजार कर रही थी। यदि वह भी भड़क कर प्रतिकार करती तो ज्वाला और भड़क उठती, और उसमें फायदा किसी का नहीं होता, बल्कि सबका नुकसान ही होता। यह जो आज हम चार मिल बैठकर प्यार से बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तो यह तुम्हारी भाभी की सहृदयता और सहनशीलता की वजह से ही संभव हो सका है। माँ जी आप भी क्या पुरानी बातें ले बैठी हैं? मीता ने सास को रोकना चाहा। नहीं मीता बेटी, आज मुझे बोलने दे। मैं चाहती हूँ कि जूही अपने नए घर संसार में रच बस जाए, खूब सुखी रहे। इसके लिए उसे ज़िंदगी की सारी अच्छी बुरी सच्चाइयाँ जाननी होंगी और फिर अपने लिए सही राह का चयन करना होगा। जूही बेटा, यह घर तुम्हारी माँ के सतत सत प्रयासों से ही जुड़ा हुआ है। अपना दम्भ, ईर्ष्या, रोष, कड़वाहट आदि सब ताक पर रखकर ही हम स्त्रियां अपने स्त्रियोचित गुणों से एक ईंट पत्थर की इमारत को घर बना पाती हैं, वरना छोटी मोटी टकराहटें तो घर में चलती ही रहती हैं। अब सुरभि को ही ले लो, अपने बाबूजी जैसा ही गरम और तुनक मिजाजी स्वभाव इसने पाया है। परेश द्वारा रक्षाबंधन पर दी गई साड़ी यह कहकर लौटा दी कि उसे रंग पसंद नहीं है। यदि मीता ने भी गरमाई दिखाते हुए अपना हाथ खींच लिया होता तो क्या आज भाई बहन के संबंध इतने मधुर रह पाते? सुरभि मौन रह गई थी। वाकई वह कैसी नादानियां कर रही थी। ससुराल की छोटी छोटी बातें उसे गहरे असंतोष से भर देती हैं, और भाभी से वह उम्मीद करती है कि वह इन छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाएगी। क्या उन्हें इन बातों से दुख नहीं होता होगा? लेकिन उन्होंने कभी उसके विरुद्ध परेश या जूही के कान नहीं भरे। तभी तो परेश दीदी दीदी और जूही बुआ बुआ करते आगे पीछे डोलते रहते हैं। सुरभि का आत्मचिंतन और उदासी मीता की अनुभवी आंखों से छुपा नहीं रह सका। दीदी ऐसी बुरी नहीं है माँ जी, जैसा आप समझ रही हैं। वे बहुत समझदार हैं। हमारी शादी के वक्त उन्हें ससुराल में बहुत ताने सुनने पड़े थे। जीजा जी भी उन पर काफ़ी नाराज़ हुए थे। मेरी उषा ताई का दीदी के ससुराल में आना जाना है, उन्हीं से मुझे ये सब पता चला। एक बार की तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि दीदी ने ये सब हम पर कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। हम लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए ये बातें वे कभी भी जुबान पर नहीं लाईं। बाऊजी या हम लोगों ने भी यदि कभी दीदी के ससुराल वालों या जीजा जी के लिए कुछ बुरा भला बोला, तो उन्होंने कभी जाकर किसी के कान नहीं भरे। दीदी तो बाहर रहती हैं, लेकिन एक शहर में रहते हुए यदि दोनों परिवारों में अच्छे संबंध हैं, तो इसकी वजह दीदी ही हैं। सुरभि बेटे, तूने कभी बताया क्यों नहीं? माँ, अब ऐसी छोटी छोटी बातें तो चलती रहती हैं। आपकी बातें बताती उनकी आपको तो व्यर्थ ही दोनों परिवारों के मन में खटास पैदा हो जाती। मैं तो बाहर रहती हूँ, 4 दिनों के लिए आती हूँ। यदि सबने अपनी अपनी भड़ास मुझ पर निकाल भी ली तो कोई बात नहीं, अपने घर लौटकर सब कुछ भुलाने का प्रयास करती हूँ। लेकिन आप लोग तो एक ही शहर में हैं, शादी ब्याह बाजार आदि में मिलते ही रहते हैं। यदि आप लोगों के दिलों में थोड़ा सा भी द्वेष पनप गया तो फिर संबंध सामान्य नहीं रह पाएंगे। आप लोग एक दूसरे से कतराने लगेंगे। व्यर्थ ही लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा। छीछा लेदर होगी सो अलग, कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। यदि मेरी ज़रा सी चुप्पी से 2 परिवार जुड़े हैं तो मुझे क्या परेशानी है? थोड़ा बहुत सुनना ही तो पड़ता है। दादी माँ की आंखें स्नेह से भीग उठीं। वातावरण सुखमय पर थोड़ा गंभीर हो चला था, जिसे झेलना वाचाल जूही के लिए मुश्किल था।
सबका अनुभव सुनने और उस पर पर्याप्त चिंतन मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि मैं दो पार्टों के बीच पिसने वाला घुन नहीं, लुब्रिकेंट बनूंगी। लुब्रिकेंट तीनों के मुंह से एक साथ निकला। हाँ, यह मिस जूही बत्रा द्वारा नववधु के लिए इजाद की गई सर्वाधुनिक अवधारणा है। दो पार्टों के बीच वधु लुब्रिकेंट की तरह रहे, जैसे कि आप सभी रहती आई हैं, तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दोनों पार्ट भी घिसने से बच जाएंगे। वाह मेरी समझदार लुब्रिकेंट पोती, दादी ने उत्साह से जूही को सीने से लगा लिया तो सब मुस्कुरा उठे।